हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अपना एजुकेशन में। तो आज का वीडियो आप लोग तो थंबनेल और टाइटल में तो देखा ही पड़ा ही होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। आज का वीडियो हमारा होने वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हम आप लोगों को बता देते हैं कि टेंस का जो पार्ट 2 है उसमें हमने क्या पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वह पूरे तरीके से हम लोग पढ़ा था कि कब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं, थोड़ा एक नज़र देख लेते हैं कि क्या होता था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पूरा टेंस। ठीक है, हमने इस सब चीज़ों को पढ़ा था। टेंस के कितने भाग होते हैं, उसके कितने जो टेंस होते हैं उसके कितने भाग होते हैं, जो टेंस होते हैं उसके कितने भाग होते हैं। टेंस के लिए हमने सेंटेंस को भी पढ़ा था जो आवश्यक हैं, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव। फिर से प्रेजेंट टेंस को हम लोगों ने पढ़ा था, उसका पहचान देखा था। फिर से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, ये जो कुछ अद्भुत नियम थे, विशिष्ट नियम थे, फिर से हम लोगों ने इसको पूरा अच्छे तरीके से देखा, अफर्मेटिव, निगेटिव। ठीक है, उसके बाद उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसको भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को फटाक से स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों को पढ़ना है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है क्या क्या हो, तो हम लोग जान चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है इसका मतलब क्या है कि जो प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, जैसे कब, क्यों, कैसे, क्या, ऐसे शब्द जिस किसी भी वाक्य में होंगे तो वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। जिस किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं वह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है यस नो टाइप पहला, और दूसरा होता है WH टाइप यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप। ठीक है, तो इसमें है क्या कि जो पहला है उसका हमें आंसर क्वेश्चन वर्ड में मिलता है। यानी यस नो में कब मिलेगा, जब होगा शुरू में क्वेश्चन वर्ड होगा तो यस नो का आंसर मिलेगा, और जब बीच में होगा इसका मतलब तो लॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे देखिए यस नो टाइप में ये स्टार्ट में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और जो हमारा क्वेश्चन वर्ड टाइप है उसमें क्वेश्चन वर्ड, यानी ये वाली जो रूल है उसमें जब हिंदी वाक्य में के शुरू में क्या शब्द आएगा तब पहले रूल को देखेंगे, और जब हिंदी वाक्य के बीच में आएगा तो दूसरे वाले रूल को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि जो पहले अगर हिंदी वाक्य में है क्या, कब, क्यों, कैसे, प्रश्नवाचक वाक्य, तो क्या होगा, जब पहले होगा तो उसमें डू डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रूल के हिसाब से, और जब बीच में होगा तब क्वेश्चन वर्ड का ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यस नो टाइप का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए क्या वह खाना खाता है, कि जब हमको प्रश्न पूछा गया क्या वह खाना खाता है तो हमने बोला हाँ खाना खाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते, देखिए क्या वह खाना खाता है, हाँ, यस। क्या वह पढ़ता है, यस। क्या वह सबको मारता है, नो। अगर यही होता तुम क्यों सबको मारते हो, तो हाँ कहते, ये कौन सा जवाब होगा, हाँ तुम क्यों सबको मारते हो, हाँ। इसका क्या मतलब है, मतलब क्या हुआ कि जो WH टाइप में क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे वह ऐसे क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनमें क्वेश्चन शब्द जो होता है, मतलब क्वेश्चन वर्ड जो होता है वह वाक्य के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ चुके होंगे आप लोग कि यस नो टाइप और WH टाइप क्या होता है। ठीक है, तो जो एस टाइप के लिए रूल है कि हमारा प्रश्नवाचक शब्द जो है पहले आएगा तो उसके लिए हम ये रूल लगाएंगे, और जब हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो हम लोग ये रूल लगाएंगे। तो रूल क्या है हमारा, सर्वप्रथम प्रेजेंट टेंस में जो निगेटिव सेंटेंस होता था उसमें डू डज का भी प्रयोग करते थे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में प्रयोग होता है डू या डज। ठीक है, डू या डज जो प्रयोग होता है उसको हम लोग स्टार्ट में करेंगे। तो स्टार्ट में डू या डज, डू का प्रयोग कब करेंगे, बहुवचन के लिए, और डज का प्रयोग कब करेंगे, एक वचन कर्ता के लिए। डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के लिए, डज का प्रयोग एक वचन कर्ता के लिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट अपना कर्ता, मैं, तू, तुम, वह, नाम। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट। मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो कुछ भी हो ETC। ठीक है,
मेन वर्ब में खाना पीना नहाना, ऑब्जेक्ट अपना खाना खाता है, अपने घर में नहाता है, ठीक है, अपने ये सब होता है तुम्हारे, अब मतलब ऑब्जेक्ट वगैरह में सब आ जाएगा, ठीक है, मी ये सब। उसके बाद जो है WH टाइप का जो है उसमें क्या होता है कि हिंदी वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है। तो जब बीच में रहेगा जो क्वेश्चन वर्ड, जैसे बीच में आ गया क्या, तो स्टार्ट में लगाएंगे वाट, ठीक है, बीच में आ गया क्या तो स्टार्ट में लगाएंगे उसकी अंग्रेजी वाट, बीच में आ गया कौन तो उसकी अंग्रेजी लगाएंगे हु, ठीक है। ऐसे कोई भी सेंटेंस वाक्य शब्द जो हो, कोई भी वाक्य में जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उस शब्द की मीनिंग, उस वर्ड की मीनिंग हम इंग्लिश में शुरू में कर देंगे, स्टार्ट में कर देंगे, स्टार्टिंग से हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल्स है तुम रोजाना पूजा क्यों करते हो। पहले हम देख लेते हैं ये किस टेंस का है। तो है आ गया तो पहली बात तो ये प्रेजेंट है। ते आ गया तो ते किस में आता है, इंडेफिनिट में, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब कौन सा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव की अफर्मेटिव। अब इसमें क्यों शब्द आ गया तो इंट्रोगेटिव, अगर इसी में नहीं आ जाए तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, पर यहाँ पे नहीं आया है, नहीं इसमें आया ही नहीं, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि बीच में है तो दूसरा नियम लागू होगा, और अगर हिंदी वाक्य के शुरू में होगा तो पहला नियम लागू होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे है, बीच में है, तो हम पहले नियम को लागू करेंगे। पहला नियम क्या कह रहा है कि WH वर्ड लिखिए, यानी क्वेश्चन वर्ड जो होगा उसको लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, क्यों आया है ना, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है। तो हम इसकी अंग्रेजी पहले लिख देंगे, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वाई। और फिर से क्या है कि डू या डज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग करना है, तो सब्जेक्ट तुम है, यानी क्या है, बहुवचन में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, तुम आया है इसलिए डू का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हमारा, तुम, तो उसकी अंग्रेजी लिख देंगे यू, वाई डू यू। अब क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब में क्या हो गया, पूजा, नहाना, धोना, ये सब, और ठीक है, सोना, ठीक है, खाना खाना। तो खाना मतलब भोजन खाना या भोजन करना। तो भोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे भोजन नहीं है। पूजा क्यों करते हो, तुम रोजाना पूजा क्यों करते हो। तो पूजा का मीनिंग क्या होता है, वर्शिप, ठीक है। और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वर्शिप। और उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो लग गया ऑब्जेक्ट क्या, रोजाना, डेली, ठीक है। तो तुम क्यों पूजा नहीं करते हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये भूलने वाली बात तो है नहीं, ठीक है। तो वाई डू यू वर्शिप डेली, तुम पूजा क्यों करते हो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह कभी कभार घूमने कहाँ जाता है। अब यहाँ पे जो कहाँ आया है वह बीच में है, तो इसकी अंग्रेजी शुरू में लिख देंगे। कहाँ की मीनिंग क्या होती है, वेयर मतलब कहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, डू डज का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर है, ठीक है, एक वचन है। तो एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट ही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो जाना का मीनिंग क्या होता है, गो, कहाँ जाना, घूमने, टू वाल्क, गो टू वाल्क मतलब टहलना या घूमना या सैर करना, ठीक है। विजिट भी लिख सकते थे, विजिट, ठीक है, विजिट, ठीक है, विजिट भी लिख सकते थे, ठीक। और ऑफ्टेन का मतलब क्या हुआ, कभी कभार। तो वेयर डज ही गो टू वाल्क ऑफ्टेन, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि वह प्रतिदिन तुमसे मिलने क्यों आता है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे बीच, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन वर्ड जो है, प्रश्नवाचक शब्द जो है वह बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद क्या है, डू डज का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार, तो डज का प्रयोग, क्योंकि सब्जेक्ट ही वह है। देन उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट हमारा ही है। उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब, आना, कम, फर्स्ट फॉर्म, कहाँ, क्यों, वर्ब क्या है इसमें, मिलना, ठीक है, मीट मतलब मिलना, तुमसे प्रतिदिन, ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। तो यू एवरी डे, ठीक है, वाई डज ही कम टू मीट यू एवरी डे, ठीक है। तो हमने इंट्रोगेटिव को पढ़ लिया। अब पढ़ना क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को पढ़ना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव का क्या है, जो इंट्रोगेटिव है उसमें निगेटिव शब्द आ जाएंगे, नकारात्मक वाक्य आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नकारात्मक वाक्य भी आ जाएंगे जो प्रश्नवाचक शब्द है, जैसे कि मान लीजिए तुम क्यों नहीं खाते हो,
ऐसा वाक्य कि तुम क्यों नहीं खाते हो, ऐसा वाक्य। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं जो रूल है, सब बाकी सब वही रूल है, बस इसमें क्या है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बस यही रूल है। तो एक बार देख लेते हैं रूल को। पहले क्या है, डू या डज लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद हम लोग को सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रूल में क्या है, फर्स्ट रूल कब लगेगा कि जब क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्य में पहले आएगा, और सेकेंड रूल कब लगेगा कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा। तो दूसरा रूल क्या है, WH वर्ड प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखना है, फिर से सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC, बाकी सब जितना है उसके बाद लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल दे रखा है कि तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि अंग्रेजी वाई लगी है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा है क्योंकि बीच में आया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग करना है, फिर से सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, गो होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट पूरा लिख लेना है, विद्यालय टू स्कूल, गो। आप यहाँ पे लिख सकते हैं वाई डू यू नॉट गो स्कूल, टू लगा भी सकते हैं, नहीं भी कोई जरूरी नहीं, पर लगा देंगे तो अच्छा लगेगा वाक्य, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, क्या राधा समय पर गृह कार्य नहीं करती है। तो जब यहाँ पे क्या आया है तो हमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब के अनुसार लगाना है। सबसे पहले अंग्रेजी बनाते समय सर्वप्रथम हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है जब हिंदी वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वह प्रारंभ से हों, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिंदी वाक्य दिया है वह उसका प्रारंभ शब्द क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो हमें अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राधा, और राधा क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के लिए हम डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद राधा लिखेंगे, राधा सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो यहाँ पर भी नॉट नहीं होता, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही रहता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही केवल रहता, जब नॉट नहीं होता तो बनाते डज राधा डू होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद क्या राधा समय पर गृह कार्य नहीं करती, डज राधा नॉट डू मतलब करना, होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है, होमवर्क मतलब गृह कार्य, ऑन टाइम मतलब समय पर, ऑन मतलब पर, ठीक है, हो गया। इसके बाद अगला एग्जांपल क्या है, तुम रोजाना पूजा नहीं करते हो, क्या तुम रोजाना पूजा नहीं करते हो। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, क्या शुरू में आया है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे अंग्रेजी शब्द, ठीक है, अंग्रेजी वाक्य। तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम है, तो इसकी अंग्रेजी यू, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है तो नॉट लग गया। उसके बाद क्या कि पूजा करना होता है, वर्शिप मतलब होता है पूजा करना, जैसे खाना पकाना का कुक होता है वैसे ही खाना पकाना का कुक होता है, ठीक है, खाना पकाना का फूड कुक होता है। उसके बाद क्या होता है कि बताएंगे आगे, वर्शिप मतलब होता है पूजा करना, जैसे रेन मीन्स क्या होता है, RAIN, रेन मीन्स होता है बारिश होना, वर्षा होना, ठीक है, वर्षा होना होता है, रेन मीन्स होता है वर्षा होना, ठीक है। वैसे यहाँ पे वर्शिप मतलब होता है पूजा करना, ठीक है। तो डू यू नॉट वर्शिप डेली, क्या तुम रोजाना पूजा नहीं करते हो। तो दोस्तों हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, ठीक है दोस्तों। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो वर्तमान से लगातार चलता रहे, कंटिन्यू रहे, ठीक है, चलता रहे। तो इसकी पहचान क्या होती है कि वह काम हो रहा है, मान लीजिए घर बन रहा है, ठीक है, घर बन रहा है, आज भी बनेगा, कल भी बनेगा, आज बन रहा है यानी प्रेजेंट है, रहा है तो कंटिन्यूअस है। और जो ऐसे टेंस होंगे वर्तमान के, जो चलने वाले टेंस होंगे वह क्या होंगे, प्रेजेंट टेंस। अब जैसे रोजाना होता है कार्य वो, तो जैसे वह खाता है, खाता चलता गया, तो इंडेफिनिट है। अब जो हो रहा है इस समय, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो क्या हो गया, वह खाना खा रहा है, अभी मैं मुंह से बुला नहीं सकता, वह खाना खा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है।
तो इसकी पहचान में क्या हो जाता है, सामान्य हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, जहाँ पे सामान्य हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अभी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वचन ही, सी, इट, नाम एक वचन हो गया तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। बहुवचन लड़कियां, लड़के, वे, तुम, तुम्हें, इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ एम का। ठीक है, मेन वर्ब क्या होता है? इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, मतलब गो के साथ ing का प्रयोग करते हैं। गो के साथ हमेशा प्रत्यय, हमेशा ing का प्रयोग करते हैं तो गोइंग का प्रयोग करते हैं, कह सकते हैं हम फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब इसके सिंपल सेंटेंस पे चलते हैं, साधारण वाक्य पे। ठीक है, तो फार्मूला क्या बनता है कि पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद उसके अनुसार ही इज एम आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब में ing का प्रयोग करेंगे। गो होगा तो गोइंग, ठीक है, कम होगा तो कमिंग, ई नहीं रहेगा। जब लास्ट में देखिए यम ए के ई, जब यहाँ पे ई आए तो ई को नहीं लिखते हैं, ई को छोड़ देते हैं और ई की जगह पे ing लिखते हैं, यम ए के ing, मेकिंग। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो सब जो मेन वर्ब होंगे उसमें ing का प्रयोग करेंगे हमेशा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखते हैं। छात्राएं आपस में लड़ रही हैं, रही हैं तो कॉन्टिन्यूअस, हैं तो प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और न तो नहीं है, न क्वेश्चन वर्ड है, न क्वेश्चन वर्ड के साथ इस वाक्य में नहीं आया है, तो यह क्या है, सिंपल है, साधारण है। ठीक है, तो क्या है, लड़कियां आपस में लड़ रही हैं तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। गर्ल भी लिख सकते थे, छात्राएं हैं, देखिए यहाँ पर छात्राएं हैं यानी विद्यार्थियाँ, विद्यार्थियों या लड़कियाँ, ऐसे शब्द आएंगे, लड़कियाँ, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बहुवचन होगा। ठीक है, तो छात्राएं, यहाँ पे लिखना चाहता था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए द गर्ल्स आर, अब आर क्यों लगेगा, क्योंकि बहुवचन है तो आर लग गया। अब लड़ना का क्या होता है, फाइट, फाइट तो मेन वर्ब का एक वचन हो गया। अब फर्स्ट फॉर्म हो गया, सॉरी फर्स्ट फॉर्म हो गया तो उसमें ing का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फाइट, फाइटिंग, ईच अदर, आपस में, आपस में का मीनिंग क्या होता है, ईच अदर, ईच अदर मतलब आपस में, तो छात्राएं आपस में लड़ रही हैं, इसका मीनिंग ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या हो गया, इसका जो इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे उसका क्या हो गया, रूल के मुताबिक द गर्ल्स आर फाइटिंग ईच अदर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, आकाश में बादल उड़ रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस, हैं तो प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो आकाश बादल में उड़ रहे हैं, आकाश क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है, उड़ रहे हैं, अब यहाँ से भी पता चला उड़ रहे हैं, दौड़ रहा है इससे क्या पता चला, और दौड़ रहे हैं तो रहे हैं आ गया, यहाँ से भी पता चल रहा है, यहाँ से भी देख सकते हैं, अपने कॉमन सेंस की प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आकाश में बादल उड़ रहे हैं तो रहे हैं, तो भाई ये तो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो द क्लाउड्स, बादलें यहाँ पे होना चाहिए, आकाश में बादलें, बादलें उड़ रहे हैं, आकाश में बादलें उड़ रहे हैं, बादल उड़ रहे हैं, चलिए ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, द क्लाउड्स आर फॉल्टिंग, फ्लाई लिख दीजिए यार, फ्लाई, ये फ्लाई, फ्लाइंग, फ्लाइंग, FLYING। ठीक है, द क्लाउड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चिड़िया चहचहा रही है, द बर्ड आर चार्पिंग, चार्पिंग, चार्प मतलब चहचहाना, और चार्पिंग हो गया तो चहचहा रही हैं। ठीक है, तो द बर्ड आर चार्पिंग, चिड़िया चहचहा रही हैं, बर्ड सब्जेक्ट हो गया, आर क्योंकि चिड़िया है, चिड़िया हैं। ठीक है, और चहचहा रही हैं। ठीक है, हो गया। अब हमें निगेटिव सेंटेंस को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि वाक्य के बीच में नहीं का शब्द आ जाता है तो वहाँ पे निगेटिव सेंटेंस होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बता चुका है। ठीक है, तो जो इसका फार्मूला होता है वह सेम पिछले वाले फार्मूले के जैसे है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि नहीं आ जाएगा हिंदी वाक्यों के बीच में, तो हमको क्या करना है कि अंग्रेजी वाक्यों के बीच में भी नहीं का प्रयोग कर देना है। तो वह नहीं का प्रयोग कब होगा, अगर हम इसको अफर्मेटिव के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए, और अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है
तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमें नॉट का प्रयोग करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद जैसा कि हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो हम इसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, केवल आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और आर का प्रयोग बहुवचन के साथ, ठीक है। और फिर इसको लिखने के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को, बाकी सब चीज़ को भी उसी में उसके बाद लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है कि मैं अब बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं। क्वेश्चन से पूछिए कौन काम नहीं कर रहा है, मैं। काम करना क्या हो गया, करना, बात करना। काम क्या है, बात करना, ठीक। तो बात कौन नहीं कर रहा है, मैं। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे पहचानते हैं वाक्य में कौन करता है, ठीक है। तो ऐसे पहचानते हैं कि कौन सा करता है, ठीक है। तो इसमें करता क्या है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। तो आई सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो लिख चुका। अब उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करना है, तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का, लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, हिंदी वाक्य के अंत में, बीच में नॉट आया है, तो हमें अंग्रेजी वाक्य के बीच में भी नॉट का प्रयोग कर देना है। तो लीजिए, कर दिया। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर उसमें आई एन जी जोड़ देना है। तो मेन वर्ब क्या है, बात करना हमारा वर्ब है। तो बात करना का मीनिंग क्या होता है, टाल्क, जो कि हमने आई एन जी के साथ लगा दिया। अब क्या है, ऑब्जेक्ट है, कि उसके बाद जो कुछ भी बचे उसके बाद उतार देना है, छाप देना है, ठीक है। तो आ गया नाउ। नाउ माने अब। तो पूरा वाक्य क्या हुआ, आई एम नॉट टॉकिंग नाउ, टॉकिंग नाउ, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग। देखिए ई एन लगा देंगे तो हो जाएगा चिल्ड्रेन, ठीक है। बच्चे नहीं खेल रहे हैं, तो बच्चे का मीन, अब बच्चा होता तो चाइल्ड लिखते हैं, CHILD, और यहाँ पर बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन लिखेंगे, ठीक है। चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग, बच्चे खेल नहीं रहे हैं, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, दोनों वाक्य सेम है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, तो बच्चे सब्जेक्ट हो गए, और इज एम आर का प्रयोग करना है। तो एक बच्चा नहीं है, कई बच्चा है, तो उसमें आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक वचन नहीं होगा तब बहुवचन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो बचा मेन वर्ब, तो प्लेइंग, प्लेइंग लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। समझ में आ रहा है, कमेंट में बताइएगा समझ में आ रहा है, तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो मत देखिएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, मैं मंदिर में पूजा नहीं करता हूँ, आई एम नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई, ठीक है। उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो इज एम आर में कौन सा प्रयोग करेंगे, एम का, क्योंकि रूल में पढ़ा था कि आई के साथ एम का प्रयोग करना है। और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद हमें तुरंत नॉट का प्रयोग करना है, यदि हमारे हिंदी वाक्य के बीच में नहीं हो तो, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब क्या होता है, कि जो काम होता है उस वाक्य में। तो काम क्या हो रहा है, पूजा करना हो रहा है। काम में क्या हो रहा है, पूजा करना। तो पूजा करना का मीनिंग क्या होता है, वर्शिप होता है। पूजा करना का मीनिंग क्या होता है, वर्शिप। और हमारा रूल क्या है कि मेन वर्ब में आई एन जी जोड़ना है। तो हमने क्या किया कि वर्शिप लिखा और उसमें आई एन जी जोड़ दिया, तो हो गया वर्शिपिंग। तो यहाँ तक हमारा वाक्य बन चुका है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, इन द टेम्पल, मंदिर में। कहाँ पे, मंदिर में। तो पूरा वाक्य क्या हुआ, आई एम नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल, मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रहा हूँ। तो हमने निगेटिव पढ़ लिया है। इसके पहले साधारण वाक्य, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस कहते हैं, इसको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। तो हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, और अब पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कि जिस वाक्य के अंत में या शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। या इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जो वाक्य प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें होता है कि जो हिंदी वाक्य में क्या होता है कि दो तरह के होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि एक होता है कि प्रश्न पूछेंगे तो उसमें हिंदी वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे क्या मैं खाना खा सकता हूँ, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, क्या मैं खाना खाऊंगा, या सब। ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है होता है, तो इसमें भी रहा है, रही होगा। जैसे कि क्या मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसा ही क्या मैं खाना खा रहा हूँ। तो यस नो में ये वाला जो रूल है वह, जब ये वाला रूल तब लगेगा जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड हो, ठीक है, ये वाला। और जब बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा तो ये वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हम लोगों ने, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो का मतलब क्या हो गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है और इसमें हेल्पिंग वर्ब ईएमआर का प्रयोग होगा। तो जब क्या शब्द प्रश्नवाचक शब्द यानी पहले आया है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो तुम क्या है, तुम बहुवचन है, तो इसलिए हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लिखना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो लिख दिया यू। यू की अंग्रेजी, यू की हिंदी तुम होती है, तो लिख दिया। अब क्या है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और उसमें आईएनजी जोड़ देना है। तो बोलना का मीनिंग क्या होता है, स्पीक, और उसमें आईएनजी जोड़ दिया, हो गया हमारा। उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो कब क्या, स्पीक द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो, सच ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वर्ब के बाद सारा जितना भी होगा सब ऑब्जेक्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया, तो हमारा सेंटेंस बन गया आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। वे अब कहाँ रह रहे हैं। तो वे अब कहाँ रह रहे हैं, तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन वर्ड जो है, प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में आया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। और इसमें क्या है कि जब वाक्य के शुरू में आएगा तो हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। अभी यहाँ रहता कि वे अब क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रही हैं, तो क्या की अंग्रेजी हम शुरू में लिखते हैं वाट। ठीक है, अभी क्या है, कहाँ की अंग्रेजी हमें लिखनी है शुरुआत में, तो वेयर मिस होता है कहाँ, और लिख दिया हमने। उसके बाद क्या लिखना है, इज एम आर को लिखना है। तो सब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर को लिखेंगे। तो वे हमारा सब्जेक्ट है, वे हमारा करता है, तो वे की अंग्रेजी क्या होती है, आर होती है, लिख दिया। वे की अंग्रेजी आर होती है, लिख दिया। उसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट लिखना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, बस ये वाली रूल है, इसके आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, यही सब है। इज एम आर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट टीसी, तो यही है। और बस इसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड आगे लगा देना है अंग्रेजी बनाते समय। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वे अब कहाँ रह रहे हैं, तो वेयर आर दे लिविंग नाउ। तो लिविंग का मतलब क्या होता है, रहना, मेन वर्ब क्या है, रहना। ठीक है, तो लिव मिस होता है रहना, और इसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया। तो ये हमारा कौन सा बन गया है, हमारा सेंटेंस। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आगे एक और एग्जाम्पल है, तुम शोर क्यों मचा रहे हो। तुम शोर क्यों मचा रहे हो, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वह बीच में आ गया है, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार हिंदी वाक्य में लिखे, हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट के कर्ता के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तुम के अनुसार आर होगा, क्योंकि तुम बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या लिखते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यू सब्जेक्ट है। शोर बचाना का मीनिंग क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा, होता है मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। तो मेक ए नॉइज का मीनिंग होता है, तो मेक में क्या करेंगे, हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि किसी भी मीनिंग में आईएनजी जोड़ते समय अगर लास्ट में ई आता है तो ई को कट कर देते हैं और ई के स्थान पे आईएनजी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो, अगर मान लीजिए जैसे डू आ गया, डू मीन्स होता है करना, तो डू में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक इन मीन्स होता है शोर मचाना। ठीक है दोस्तों, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को आप लोग तो समझते ही, मैंने सब्जेक्ट सेंटेंस को पूरे बढ़िया तरीके से फर्स्ट वीडियो में ही ये मैंने पढ़ा दिया है। तो जाइए मेरे चैनल पे, अभी तो नया चैनल है तो इसलिए प्लेलिस्ट नहीं बनी है, फिर भी मैं बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और जैसे ही वीडियो बढ़ता जाएगा मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों का मिक्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए उसमें प्रश्नवाचक शब्द भी होगा और उसमें साथ ही नहीं भी उस वाक्य में आया होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है कि सेम रूल है, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है और मेन वर्ब के पहले। ठीक है, वैसे ही इसमें भी होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट और मेन वर्ब के पहले। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक बार रूल को पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, रूल को पढ़ लेते हैं। रूल क्या है, पहले अगर क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में आया होगा तो हमें इज एम आर का पहले उपयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर से सब्जेक्ट को लिखना है और फिर नॉट का प्रयोग करना है, और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ ही उसमें आईएनजी का भी प्रयोग कर देना है। उसके बाद बाकी शेष बचे शब्द को लिख देना है। ठीक है दोस्तों, और जब क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में होगा तो हमें क्या करना है कि क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी को पहले लिखना है और सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर को लगाना है, फिर से सब्जेक्ट लिखना है, फिर से नॉट लिखना है, फिर उस वाक्य के मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है, फिर बाकी बचे शब्दों को लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है कि वह खाना क्यों नहीं खा रही है। तो क्यों शब्द बीच में आया है, तो हम इसकी अंग्रेजी कब लिखेंगे, शुरू में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू में लिखेंगे। तो शुरू में वाई लिख दिया, वाई। ठीक है, और इसमें उसके बाद क्या करना है कि सब्जेक्ट को देखना है, उसके हिसाब से इज एम आर का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो इज लगा दिया क्योंकि वह है, वह एक वचन है। ठीक है दोस्तों, वह एक वचन है तो इसलिए इज लगा दिया। उसके बाद क्या करना है कि सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वह खाना खा रही है। इसे पता चला है कि स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए सी के लिए, स्त्रीलिंग में वह के लिए सी का प्रयोग करते हैं और पुरुष लिंग में वह के लिए ही का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो
उसके बाद क्या करना है, हमें नॉट लगाना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी शुरू में लिखना है। हिंदी वाक्य की अंग्रेजी में क्यों शब्द पहले आया है, बीच में आया, सॉरी दोस्तों, बीच में आया है, देख रहे हैं आप लोग, तो उसकी अंग्रेजी हमें पहले लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि सब्जेक्ट के अनुसार EMR को लिखना है। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मतलब वही EMR को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं ना, तो उसको लिखना है। उसके बाद वह की अंग्रेजी लिखना है, फिर से नॉट लिखना है, फिर से वर्ब में ING जोड़ देना है, तो जुड़ गया ईटिंग, खा रही हो, ईटिंग। और उसके बाद बाकी शब्द को लिख देना है, ऑब्जेक्ट को, फूड को। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग ना? तो ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा जहाँ पे समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाक्य पे। तो दूसरा वाक्य हमारा क्या है कि वे तुमसे दूर क्यों नहीं जा रहे हैं, वे तुमसे दूर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी। देखिए, क्यों को शुरू में लगाते हैं, लग गया। उसके बाद EMR हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है, वे बहुवचन है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि हम जो सब्जेक्ट होता है उसको लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा वे है, तो वे की अंग्रेजी दे होती है। उसके बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नॉट का प्रयोग हमने कर दिया। फिर क्या करेंगे कि वर्ब, जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म लिख कर उसमें ING लगा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, लग गया ING। अब उसमें क्या करना है कि दूर जाना, अवे अवे मतलब जो जाना, दूर जाना। तो ठीक है, इससे फ्रॉम यू, तुम से की अंग्रेजी क्या होती है, फ्रॉम, और यू मतलब क्या हो गया, तुम, तो यहाँ पे क्या हो गया, अवे फ्रॉम यू, तुमसे दूर। ठीक है, अवे फ्रॉम यू, तुमसे दूर। तो समझ रहे हैं आप लोग ना? ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है कि राम और श्याम। अब राम और श्याम दो लोग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुवचन हो गया। ठीक है, देखिए इंग्लिश में क्या होता है, एक सिंगुलर नंबर होता है, एक प्लूरल नंबर होता है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल। अगर केवल वन है तो ये सिंगुलर है, अगर वन से अधिक हुआ, ठीक है, वन से मोर अधिक हुआ, वन से मोर हुआ, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वन ही रहा तो क्या हो जाएगा, वन रहा तो सिंगुलर, अगर वन से मोर हुआ, अधिक हुआ, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो राम और श्याम दो हो गए, तो दो होने का मतलब क्या है कि बहुवचन हो गया, वो प्लूरल नंबर हो गया। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं वाक्य के बीच में क्यों शब्द आया, यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी शुरू में लिखना होता है। तो चलिए लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करना है कि लिखना है, हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब भी लिख दिया हमने। अब सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट राम और श्याम है, तो लिख दिया राम एंड श्याम, और की अंग्रेजी बीच में लिखेंगे। ये नहीं लिख देना कि राम और ए नहीं, ये पागल लोग लिखते हैं, है ना? तो एंड लिखना है, एंड, राम और श्याम, राम एंड श्याम। उसके बाद क्या लिखना है, नॉट, उसके बाद मेन वर्ब। तो स्टडी मीन्स क्या होता है, अध्ययन, लिख दिया, नॉट भी लगा दिया उसके बीच में। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, तो फिर क्या करना है आप लोगों को, आप लोग तो जानते ही हैं कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और बोलिए कि भाई, मेरे भाई ने ये वीडियो बनाया है, बता भाई कैसी लग रही है वीडियो, अच्छी है क्या, अच्छी हो तो तू भी शेयर कर दे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी तरह से जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।